बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज के लेक्चर में हम हमारे मश्की सवालात के अंदर मौजूद न्यूमेरिकल्स को तफसीलन समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन सवालात को हल करने के लिए कौन से दो फार्मूलों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। मश्की सवालात न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं। बाब नंबर 1 के पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने मौजूद है। सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल का बादशाह है। अगर किसी रिएक्शन के लिए आपको 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड दरकार हो तो बताएं कि इसके कितने ग्राम्स होंगे। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको मोल बता दिए गए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के 5 हैं और आपने बताना है कि 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से मुराद आपको रिएक्शन करवाने के लिए ग्राम्स के अंदर कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। मतलब कि आपने मास मालूम करना है, ग्राम मास का यूनिट है तो मोल दे दिया है, आपने मास मालूम करना है। सबसे पहले नंबर पर मैं क्या करता हूँ, अपनी दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक क्या करूँगा, यहाँ पे डाटा लिखूँगा। डाटा मेरे पास क्या मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स जो कि कितने हैं, 5 मोल्स। दूसरे नंबर पर हमने मालूम क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास, मतलब ग्राम्स बताने हैं और ग्राम्स मास का यूनिट है तो हमने मास मालूम करना है। मैं इसको हल करता हूँ। हल करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला दरकार होगा, मोल मास कैलकुलेशन का मैं इस्तेमाल यहाँ पे करूँगा सल्फ्यूरिक एसिड के मास को मालूम करने के लिए। और मोल मास कैलकुलेशन के मुताबिक मोल मास कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। और मोल मास कैलकुलेशन के मुताबिक फॉर्मूला क्या बनेगा, मास को मालूम करने के लिए मैं लिखूँगा इधर सल्फ्यूरिक एसिड का मास बराबर है सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स ज़रब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास। और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होगा ये मैं इधर पहले अलहदा मालूम करके आपको बता देता हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास ये किसके बराबर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला पहले हमें आना चाहिए H2SO4। इस फार्मूले के मुताबिक मैं जब इसका मोलर मास निकालूंगा तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 होगा, सल्फ़र का मास 32 होगा, एक ऑक्सीजन का मास 16 और 4 ऑक्सीजन का मास 64 होगा। मैं सबको जमा करूंगा, मेरे पास 98 ग्राम फी मोल निकल आएगा जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या कहलाएगा, मोलर मास। मैं अपने ऊपर दिए गए फार्मूले के अंदर ये मोलर मास की वैल्यू लिखूंगा, मैं दिए गए मोल्स की वैल्यू लिखूंगा और दोनों को आपस में ज़रब करके क्या निकाल लूँगा, सल्फ्यूरिक एसिड का मास मालूम कर लूँगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास किसके बराबर है, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स जो कि कितने बताए हुए हैं 5 ज़रब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास जो कि कितना मालूम करके आए हैं 98। दोनों को जब मैं ज़रब करूँगा आपस में तो मेरे पास इसका जवाब आएगा 490 ग्राम्स। तो ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स की, सल्फ्यूरिक एसिड के मास की तादाद आ गई है और यही मेरा मुतलका जवाब है जो मैं मालूम करना चाह रहा था। दूसरा न्यूमेरिकल है
कैल्शियम कार्बोनेट पानी में ना हल पजीर है, ये पानी में हल नहीं होता, ये इसकी एक खासियत बताई हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की। अगर हमारे पास 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के मौजूद हों तो आपने बताना है कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने कैल्शियम आयंस होंगे, कितने कार्बोनेट आयंस होंगे। इस सवाल को ज़रा हल करने से पहले मैं एक दो बातें इसके हवाले से आपको बताता चलूँ। कैल्शियम कार्बोनेट एक आयोनिक कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह, अभी मैं इसके हल की तरफ नहीं जा रहा, इसको हल नहीं कर रहा। जब इसका हल करेंगे तो हल करने के लिए इसको सबसे पहले इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम डाटा लिखेंगे, डाटा के बाद इसको हल करेंगे। तो मैं इसको मुकम्मल तौर पर हल करने से पहले आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, आपने ये बातें सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रखनी है, मालूमात के तौर पर याद रखनी है आपने ये सारी बातें। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक आयोनिक कंपाउंड है, पहली बात। और हम लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड किसके मिलने से बने होते हैं, फार्मूला यूनिट के मिलने से बनते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको CaCO3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये असल में कैल्शियम कार्बोनेट का एक फार्मूला यूनिट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक फार्मूला यूनिट है। और कैल्शियम कार्बोनेट का ये फार्मूला यूनिट दो चीज़ों के मिलने से बना हुआ है। एक इसके अंदर कैल्शियम आयन मौजूद है और एक इसके अंदर कार्बोनेट आयन मौजूद है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अगर तो एक ही फार्मूला यूनिट हो कैल्शियम कार्बोनेट का, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा, अगर एक ही फार्मूला यूनिट है कैल्शियम का CaCO3, ये एक ही फार्मूला यूनिट है, इसमें एक ही कैल्शियम आयन होगा, एक ही कार्बोनेट आयन होगा, अगर तो एक ही फार्मूला यूनिट है। लेकिन मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितनी है, वो बता रहा है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार है 40 ग्राम। तो पहले मुझे ये पता चलाना पड़ेगा कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे। जब मुझे 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला यूनिट पता चल जाएंगे तो मैं जानता हूं कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर अगर एक कैल्शियम और एक कार्बोनेट होता है तो फिर जितने फार्मूला यूनिट्स निकलेंगे उनमें उतने ही कैल्शियम और उतने ही कार्बोनेट्स आयन मौजूद होंगे। चूंकि एक फार्मूला यूनिट में एक ही कैल्शियम है, एक ही कार्बोनेट है, तो 40 ग्राम के अंदर जितने फार्मूला यूनिट पाए जाएंगे उनमें उतने ही कैल्शियम आयंस और उतने ही कार्बोनेट आयंस पाए जाएंगे। तो पहले मुझे मालूम करने हैं इस मास की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला यूनिट्स की तादाद। तो उसके लिए अब हम जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, मैं इस स्टेटमेंट के मुताबिक सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, डाटा लिख लेता हूँ। डाटा में हम क्या लिखेंगे, पहली बात हम बताएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या है। तो फार्मूला तो हम जानते हैं CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है। खैर, ज़रा डाटे में क्या बताया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास, और ये कितना बताया हुआ है, 40 ग्राम्स। दूसरे नंबर पर हमने मालूम क्या करना है, कैल्शियम आयंस की तादाद, ये मालूम करनी है, और कार्बोनेट आयंस की तादाद ये मालूम करनी है। ये दो बातें हमने मालूम करनी है। लेकिन मैंने बताया कि इन दो बातों को मालूम करने के लिए पहले मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला यूनिट्स पता होने चाहिए कि कितने हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स पता होने चाहिए। जब मुझे पार्टिकल पता चल जाएंगे तो एक फार्मूला यूनिट में एक पार्टिकल के अंदर अगर एक कैल्शियम एक कार्बोनेट है तो जितने पार्टिकल्स निकलेंगे उनमें उतने ही कैल्शियम उतने ही कार्बोनेट आयन मौजूद होंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पे हल करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जानना है कि कितने कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स की तादाद है, और पार्टिकल की तादाद मालूम करने के लिए मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स चाहिए। ये जो मेरा ताल्लुक है, ये जो कुलिया जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मोल पार्टिकल कुलिया कहलाता है, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन कहलाती है। अगर हमें मोल पता हो तो हम पार्टिकल मालूम कर सकते हैं। मतलब मैंने पार्टिकल पहले मालूम करने हैं, फिर मैंने कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस की तादाद बतानी है।
तो मुझे मोल पता होंगे तो मैं पार्टिकल्स मालूम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मोल नहीं दिए गए, मुझे क्या दिया गया? मास। अगर मुझे मास दिया गया तो सबसे पहले नंबर पर मैं खुद से मोल को मालूम करूंगा इस मास के नंबर को, मास की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए। तो ये यहाँ पे मैं कौन सी कैलकुलेशन इस्तेमाल करूंगा? पहले मोल मास कैलकुलेशन। तो पहले नंबर पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन की मदद से मैं क्या मालूम करूंगा? मैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स मालूम करूंगा। तो मेरे पास इस कैलकुलेशन के मुताबिक फार्मूला क्या है? फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स किसके बराबर हैं? ये बराबर होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मास तकसीम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो हमारे पास है 40 ग्राम दिया गया, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो हमारे पास होता है 100 ग्राम फी मोल। जब मैं इसको हल करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता, जवाब आएगा 0.4 मोल। ये मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट के क्या निकल आएंगे? मोल्स। पहले नंबर पर तो हमने ये बात याद रखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैसे निकला है? पहले भी मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है कि मोलर मास कैसे मालूम करते हैं। तो ये मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका मोलर मास इसका मोलर मास बराबर होगा कैल्शियम का मास जमा कार्बन का मास जमा ऑक्सीजन का मास। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 ऑक्सीजन का बनेगा 48। सबको जमा करूँगा तो मेरे पास निकल आएगा 100 ग्राम फी मोल, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकल आएगा? मोलर मास। तो ये तरीका है मोलर मास को मालूम करने का। ठीक है, तो ये मैंने 40 जो कि हमें सवाल के अंदर ये नंबर दिया गया था और 100 जो कि मैंने खुद मालूम कर लिया इस तरीके से, और ये मेरे पास मोल की तादाद निकल आई। लेकिन मुझे मोल तो चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए कैल्शियम और कार्बोनेट आइंस। लेकिन कैल्शियम का और कार्बोनेट आइंस मालूम करने के लिए सबसे पहले मुझे पार्टिकल्स चाहिए थे, और पार्टिकल को मालूम करने के लिए मुझे पहले मोल को मालूम करना पड़ा है। तो अब मैं दूसरे नंबर पर पार्टिकल को मालूम करता हूँ कि कितने हैं। पार्टिकल्स को मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करूँगा। मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस। इस कैलकुलेशन की मदद से मैं क्या मालूम कर लूँगा? कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स भी बोला जा सकता है या फार्मूला यूनिट भी कहा जा सकता है, एक ही बात है। तो मालूम करते हैं जी, फार्मूला यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? मैं लिखूँगा कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स या कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला यूनिट्स, ये किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स हम मालूम कर चुके हुए हैं, और ये कितने निकलते हैं? ये निकलते हैं 0.4 मोल, जबकि एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। मैं इन दोनों को आपस में ज़रब देता हूँ। जब मैं इन दोनों को आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास इसका जवाब निकल आएगा 2.408 ज़रब 10 की ताकत 23। इसका मतलब कि 0.4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के जो फार्मूला यूनिट्स हैं उनकी तादाद 2.408 ज़रब 10 की ताकत 23 होगी। मतलब इतने कैल्शियम कार्बोनेट के क्या मौजूद हैं? फार्मूला यूनिट्स। मैं मालूम क्या करना चाहता हूँ? मैं मालूम करना चाहता हूँ कि कितने कैल्शियम आयंस मौजूद हैं, कितने कार्बोनेट आयंस मौजूद हैं। तो मैंने आपको बताया ये मैं तभी मालूम कर सकता हूँ जब मुझे क्या पता होते? मुकम्मल फार्मूला यूनिट्स पता होते।
तो 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ था, 40 ग्राम का इस्तेमाल करते हुए मैंने बता दिया कि मोल्स कितने हैं, और उन मोल्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने बता दिया कि फार्मूला यूनिट्स कितने हैं। मैं जानता हूं कि अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट होता, सिर्फ एक, तो फिर एक ही कैल्शियम आयन होता, एक ही कार्बोनेट आयन होता, एक के अंदर एक ही कैल्शियम एक ही कार्बोनेट। अगर दो होते तो दो ही कैल्शियम दो ही कार्बोनेट, 10 होते तो 10 ही कैल्शियम 10 ही कार्बोनेट। अब ना एक है ना दो है ना 10 है, कितने हैं? 2.408 ज़रब 10 की ताकत 23, इतने कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला यूनिट हैं। तो फिर कितने कैल्शियम आयन्स होंगे? जितने फार्मूला यूनिट्स हैं। कितने कार्बोनेट आयन होंगे? जितने फार्मूला यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैल्शियम कार्बोनेट के एक फार्मूला यूनिट में एक कैल्शियम आयन होता है। एक फार्मूला यूनिट में एक कैल्शियम आयन। लेकिन हमारे पास कितने फार्मूला यूनिट हैं? हमारे पास हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के 2.408 ज़रब 10 की ताकत 23 फार्मूला यूनिट्स में कितने कैल्शियम होंगे? हमारे पास कैल्शियम होंगे 2.408 ज़रब 10 की ताकत 23 ज़रब 1। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब यही रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा। मतलब 2.408 ज़रब 10 की ताकत 23 कैल्शियम आयंस। अब आ जाए कार्बोनेट आयंस। मैं जानता हूं कि एक कैल्शियम कार्बोनेट के एक फार्मूला यूनिट में एक ही कार्बोनेट आयन मौजूद है, एक ही। तो मेरे पास कितने फार्मूला यूनिट हैं? मेरे पास हैं 2.408 ज़रब 10 की ताकत 23। तो कैल्शियम कार्बोनेट के इतने फार्मूला यूनिट्स में कितने होंगे मेरे पास? 2.408 ज़रब 10 की ताकत 23 ज़रब 1, और जब मैं 1 से ज़रब करूँगा तो इतने ही कार्बोनेट जवाब में आ जाएंगे। तो ये मेरे पास निकल आए हैं 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम आयंस की तादाद, और ये मेरे पास आ गई है कार्बोनेट आयंस की तादाद। आगे चलते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारी मश्क का न्यूमेरिकल्स में से, अगर आपके पास एल्यूमिनियम के आयंस की तादाद 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 है, तो बताएं कि एल्यूमिनियम सल्फेट तैयार करने के लिए कितने सल्फेट आयंस दरकार होंगे। आपके पास एल्यूमिनियम के आयंस की तादाद बता दी है उसने, एल्यूमिनियम के आयंस, और कह दिया है कि एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है, और ये बनाने के लिए कितने सल्फेट चाहिए। इतने एल्यूमिनियम है, कितने सल्फेट हों कि पूरा एल्यूमिनियम सल्फेट का आयोनिक कंपाउंड आपके पास तैयार हो जाए। मैं इसकी भी थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा लिखूंगा और फिर इसको हल करूँगा। जरा सुन लें, ये समझने वाली बात है यहाँ पर कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ये बात नहीं बतानी, ये बात नहीं लिखनी की। जैसे सवाल नंबर 2 के अंदर ये मैंने कुछ बातें पहले लिखी हुई हैं ना, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ डाटा से ही इसको शुरू करना है और इसको हल करना है। इसी तरह से ये भी जब मैं डाटा से शुरू करूँगा तो वहीं से आपने भी शुरू करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एल्यूमिनियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, और हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड किसके मिलने से बना होता है? फार्मूला यूनिट्स के मिलने से बना हुआ है। और जो एल्यूमिनियम सल्फेट आपके सामने ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है,
ये एल्यूमिनियम सल्फेट के एक फार्मूला यूनिट को ही जाहिर कर रहा है। अगर हम इस एल्यूमिनियम सल्फेट को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम के आयन हैं और 3 सल्फेट के आयन मौजूद हैं। 2 एल्यूमिनियम के आयन हैं और 3 सल्फेट के आयन हैं। 2 एल्यूमिनियम के आयन हैं और 3 सल्फेट के आयन हैं। अगर मैं एक एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला यूनिट बनाना चाहता हूँ, एक एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला यूनिट, एक, इसके शुरू में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक है। अगर मैं एक पूरा एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना चाहता हूँ तो मुझे एल्यूमिनियम चाहिए 2 और सल्फेट आयन चाहिए 3। लेकिन वो कहता है कि अगर एक बनाने के लिए ये निस्बत है आपके पास 2:3, तो कहता है कि एल्यूमिनियम आपके पास है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, इतने। अब बताएं एल्यूमिनियम सल्फेट पूरा बनाने के लिए कितने साथ में सल्फेट चाहिए होंगे। आपने पढ़ा कि एक एल्यूमिनियम सल्फेट पूरा बनाने के लिए 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 सल्फेट चाहिए होते थे। 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 सल्फेट चाहिए होते थे एक पूरा एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने के लिए। एक बनाने के लिए आपको सल्फेट कितने चाहिए होते थे, एक पूरा एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने के लिए आपको सल्फेट कितने चाहिए होते थे, 3। अब उसने बता दिया है कि एल्यूमिनियम तो इतने हैं, अब बताएं साथ सल्फेट कितने चाहिए होंगे। मतलब इतने ही अगर एल्यूमिनियम है तो फिर पूरा एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने के लिए इसका 3 गुना सल्फेट हमारे पास मौजूद होंगे, तब हम जाकर एल्यूमिनियम सल्फेट उसके बराबर बना सकते हैं। तो अब इसका सबसे पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या कुछ चीज़ें बताई गई हैं। डाटा में हमें बताया गया है एल्यूमिनियम के आयंस की तादाद। एल्यूमिनियम के आयंस की तादाद, और वो कितनी बताई गई है, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, इतनी बताई गई है हमें। हमने मालूम क्या करना है, हमने बताने हैं सल्फेट आयंस की तादाद, ये हम मालूम करना चाहते हैं। तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे हल कैसे किया जाएगा इसको देखें ज़रा। तो हम लिखते हैं कि एक एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला यूनिट बनाने के लिए एक बनाने के लिए 3 सल्फेट आयंस दरकार हैं। अगर हम एक पूरा फार्मूला यूनिट बनाना चाहते हैं तो एक पूरा फार्मूला यूनिट बनाने के लिए कितने सल्फेट चाहिए, 3। एक पूरा फार्मूला यूनिट बनाने के लिए हमें 3 सल्फेट आयन चाहिए। लेकिन हमारे पास कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, हमारे पास है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एल्यूमिनियम सल्फेट के फार्मूला यूनिट्स बनाने के लिए मेरे पास कितने सल्फेट चाहिए होंगे, मुझे चाहिए होंगे 3 ज़रब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 सल्फेट आयंस। इतने सल्फेट आयंस दरकार होंगे। इनको जब मैं हल करूँगा, इनको आपस में ज़रब दूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 18.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इसको मज़ीद मैं आसान कर दूँ, अगर इशारिया मैं एक नंबर उठाकर बाएं जानिब ले जाऊँ, तो जब इशारिया एक नंबर उठाकर बाएं जानिब जाता है तो हम
ताकत के अंदर 10 की ताकत में एक नंबर जमा कर देते हैं तो मेरे पास बन जाएगा 1.802 ज़रब 10 की ताकत 24। ये मेरे पास सल्फेट आयंस दरकार होंगे एक एल्युमिनियम सल्फेट बनाने के लिए। मतलब इतने एल्युमिनियम सल्फेट के फार्मूला यूनिट बनाने के लिए मुझे इतने सल्फेट आयंस दरकार होंगे और यही मेरा मुतलका जवाब है। चौथा सवाल है, दरअसल कंपाउंड की बताई गई मिकदार में इनके मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करें। मतलब ये कुछ कंपाउंड्स की मिकदारें बताई हुई हैं, जैसे 16 ग्राम कार्बोनिक एसिड है, 20 ग्राम अमोनिया है और 30 ग्राम ग्लूकोज है। ये हमें 3 मुख्तलिफ कंपाउंड्स की मिकदार उनके मास के अंदर बताई हुई है। हमने इन मिकदारों की मदद से क्या मालूम करने हैं, इन कंपाउंड्स के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम करना है। दिया क्या हुआ हमें, तीनों हालतों में, तीनों मिसालों में हमें मास बताया हुआ है, हमने मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है। तो मास की मदद से मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए कोई सीधा फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा हम मास की मदद से पहले मोल्स की तादाद निकाल लेंगे, फिर उस मोल की मदद से हम मज़ीद मॉलिक्यूल की तादाद निकाल लेंगे। और वैसे भी दुरुस्त तरीका यही है कि आप किसी भी डायरेक्ट फार्मूले को इस्तेमाल करने की बजाय जिसमें ये मोल्स की तादाद मालूम ना करनी पड़े, तो इसकी बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपको मास दिया गया है और आप सीधा ही मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि पहले मास की मदद से मोल्स निकाल लें और फिर मोल्स की मदद से मॉलिक्यूल्स निकाल लें। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, इसमें गलती का एहतमाल ज़्यादा कम होता है। और इसी तरह से अगर कहीं पर आपको मॉलिक्यूल दिए हों और आपने मॉलिक्यूल की मदद से मास निकालना हो, तो मॉलिक्यूल से सीधा मास मालूम करने की बजाय बेहतर ये है कि आप मॉलिक्यूल की मदद से पहले मोल मालूम कर लें, फिर मोल की मदद से आप मास मालूम कर लें, क्योंकि मोल के साथ कैलकुलेशन करना कदरे आसान है। तो यहाँ हमें मास दिया है और हमने मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो दरमियान में जो मोल्स हैं पहले हम वो मालूम कर लेंगे, उनकी मदद से मॉलिक्यूल को मालूम करना हमारे लिए आसान होगा। तो पहले नंबर पर मेरे पास 16 ग्राम कार्बोनिक एसिड है, मैंने कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो छोटी सी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास डाटा क्या बनता है। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक मैं लिखूँगा कि कार्बोनिक एसिड का मास H2CO3 का मास कितना, 16 ग्राम, जबकि मैंने मालूम क्या करना है, कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम करना है। ये तो मेरे पास डाटा हो गया, मैं इसको हल करता हूँ। हल करने के लिए मैंने अभी बताया, मास दिया हो तो सीधा मॉलिक्यूल निकालने से पहले आप मोल मालूम कर लें, और मोल मालूम करने के लिए मास की मदद से मैं जिस फार्मूले का इस्तेमाल करता हूँ वो फार्मूला क्या कहलाता है, मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन को इस्तेमाल करूँगा और क्या मालूम कर लूँगा, कार्बोनिक एसिड के मोल्स को मालूम कर सकता हूँ। तो देखें क्या फार्मूला है, कार्बोनिक एसिड के मोल्स ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे कार्बोनिक एसिड का दिया गया मास तकसीम कार्बोनिक एसिड का मोलर मास। अब कार्बोनिक एसिड का दिया गया मास हमें पता है 16 ग्राम, जबकि कार्बोनिक एसिड का मोलर मास, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि मोलर मास को मालूम करने का तरीका क्या है। आपने जिसका मोलर मास मालूम करना है, आप उस कंपाउंड का फार्मूला लिखें। जैसे मैं कार्बोनिक एसिड का फार्मूला मास निकालना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा H2CO3, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास, फिर कार्बन का मास, फिर ऑक्सीजन का मास, तीनों को जमा करूँगा तो मेरे पास मोलर मास निकल आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास बनेगा 2। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और 1 ही कार्बन है।
जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो ये बनेगा 48। सबको मैं जब आपस में जमा करूँगा तो मेरे पास बनेगा 62 ग्राम फी मोल। ये जो फार्मूला दिया गया है इसमें मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखूँगा और मेरे पास कार्बोनिक एसिड के मोल्स की तादाद निकल आएगी। तो कार्बोनिक एसिड के मोल्स ये किसके बराबर होंगे? कार्बोनिक एसिड का मास जो कि यहाँ पे बताया गया है कितना है 16, इसका मोलर मास जो कि हम मालूम कर चुके हैं और वो कितना है वो 62 है। जब मैं इन दोनों को तकसीम करूँगा तो मेरे पास मोल्स की तादाद निकल आएगी और वो आएगी 0.25 मोल। मोल को MOL अंग्रेज़ी हरफ से ज़ाहिर करते हैं। मेरे पास मोल निकल आया। मालूम क्या करने हैं? मालिक्यूल्स। अब मैं यहाँ से दूसरी कैलकुलेशन इस्तेमाल करूँगा जो कि क्या कहलाती है? मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। क्या मालूम करने के लिए? जाहिर सी बात है कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को मालूम करने के लिए। तो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में क्या फार्मूला है हमारे पास मॉलिक्यूल्स को मालूम करने के लिए? वो फार्मूला है कि कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, दो चीज़ें हैं इसमें भी। पहले नंबर पर कार्बोनिक एसिड के मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। कार्बोनिक एसिड के मोल्स हम मालूम कर चुके हैं 0.25 मोल, जबकि एवोगैड्रो नंबर इसके बारे में भी हम जानते हैं कि ये किसको ज़ाहिर करता है? ये ज़ाहिर करता है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। जब मैं दोनों को ज़रब दूंगा तो मेरे पास इसका जवाब बनेगा 1.505 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये मेरे पास कार्बोनिक एसिड के मुतलका मॉलिक्यूल्स की तादाद निकल आएगी जो हम मालूम करना चाह रहे थे। तो ये हमारा मुतलका जवाब। आगे चलते हैं। इसका जो दूसरा जुज़ है बी जुज़, उसमें बताया गया हमें 20 ग्राम अमोनिया NH3 मतलब मास दिया गया। बताने हमने क्या मॉलिक्यूल्स की तादाद। मॉलिक्यूल्स की तादाद को निकालने से पहले मैंने आपको बताया मास की मदद से क्या मालूम कर लेंगे? हम मोल्स की तादाद को मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम क्या करते हैं? अपनी इस छोटी सी स्टेटमेंट के मुताबिक क्या लिख लेंगे? डाटा कि क्या कुछ हमें बताया गया है, क्या कुछ हमें मालूम करने के लिए कहा गया है। तो हमें दिया क्या गया है? अमोनिया का मास और कितना दिया गया? 20 ग्राम। जबकि मालूम हमने क्या करने हैं? अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। ये हमने मालूम करने हैं। अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए चूँकि हमें मोल मास कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा पहले नंबर पर मोल को मालूम करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं इधर पहले ही मोलर मास मालूम कर लेता हूँ अमोनिया का। तो अमोनिया का आगे चल के भी मालूम करना पड़ेगा, इधर ही कर रहा हूँ। अमोनिया का मोलर मास किसके बराबर होगा? NH3। ये अमोनिया का फार्मूला है। किसके बराबर? नाइट्रोजन का मास 14, एक हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, तो ये बराबर निकल आया 17 ग्राम फी मोल। इधर ही हमने मोलर मास को मालूम कर लिया। आगे चलते हैं। पहले नंबर पर कौन सा फार्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे मोल मास कैलकुलेशंस को, और मोल मास कैलकुलेशन की मदद से क्या मालूम करेंगे? मोल्स की तादाद। अमोनिया के मोल्स मालूम करेंगे। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है? फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है अमोनिया के मोल्स बराबर हैं अमोनिया का मास और अमोनिया का
मोलर मास, मास दिया गया कितना 20 ग्राम, जबकि मोलर मास हमने कितना निकाला है 17 ग्राम फी मोल। जब मैं दोनों को तकसीम करूंगा तो मेरे पास अमोनिया के मोल्स निकल आएंगे और अमोनिया के मोल्स निकलेंगे 1.76 मोल्स। ये मेरे पास अमोनिया के क्या निकल आए हैं मोल्स। मैं जानता हूँ कि अमोनिया के मोल्स को इस्तेमाल करके मैं इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी मालूम कर सकता हूँ। मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम करने के लिए मुझे दूसरे नंबर पर क्या चाहिए, दूसरा फार्मूला जो कि मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस कहलाता है। और इसकी मदद से मैं क्या मालूम करूँगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की तादाद। तो इस दूसरे फार्मूले के मुताबिक मेरे पास जो फार्मूला बनता है मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालने का, वो है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ये बराबर होते हैं किसके, दो चीज़ें हैं। पहले नंबर पर अमोनिया के मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। अमोनिया के मोल हम ऊपर निकाल कर आए हैं, अमोनिया के मास को अमोनिया के मोलर मास के ऊपर तकसीम करके, और उनकी तादाद आई है 1.176। तो मैं इन मोल्स को किससे ज़रब दूंगा, एवोगैड्रो नंबर से। जब मैं मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से ज़रब दूंगा तो जैसे हमने यहाँ पे दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम की थी, इसी तरह से यहाँ भी हम ये दूसरे फार्मूले की मदद से क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम करेंगे। और हमारे पास मोल्स की तादाद है 1.176, एवोगैड्रो नंबर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, दोनों को ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 7.079 ज़रब 10 की ताकत 23। ये मेरे पास अमोनिया के क्या निकल आए हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। और यही मॉलिक्यूल्स हमारा मुतलका जवाब है, यही हम मालूम करना चाह रहे थे। तीसरे नंबर पर है 30 ग्राम ग्लूकोज। अब 30 ग्राम ग्लूकोज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सवाल का डाटा लिखेंगे। डाटा में हम बताएंगे हमें दिया क्या हुआ है, हमें ग्लूकोज का मास बताया गया है जो कि कितना है 30 ग्राम, और हमें कहा गया है, वो सवाल लिखा हुआ है शुरू में, हमें कहा गया है कि हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है। तो इस डाटा के मुताबिक इसको हल करते हैं। और सबसे पहले मैं ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ग्लूकोज का मोलर मास, क्योंकि मोलर मास की ज़रूरत पड़ रही है हमें सवालों के अंदर, तो इसका फार्मूला C6H12O6। इसके मुताबिक एक कार्बन का मास 12, 6 का 72, एक हाइड्रोजन का 1, 12 हाइड्रोजन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 6 का 96, सबको जमा करेंगे तो मेरे पास 180 ग्राम फी मोल ये ग्लूकोज का क्या निकल आएगा, मोलर मास। अब हम आगे चलते हैं। हमने पहले तो मास की मदद से मोल मालूम करने हैं, फिर मोल की मदद से पार्टिकल। तो पहले नंबर पर हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो मोल मास कैलकुलेशंस का फार्मूला होगा, जिसकी मदद से हम क्या मालूम करेंगे, मोल्स की तादाद मालूम करेंगे। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है मोल्स की तादाद को मालूम करने के लिए कि ग्लूकोज के मोल्स बराबर हैं ग्लूकोज का मास और तकसीम ग्लूकोज का मोलर मास। इसका मास इधर ऊपर बताया गया है कि कितना है 30 ग्राम, हमने इसको अपने डाटा के अंदर इधर लिखा हुआ है 30 ग्राम, जबकि
इसका मोलर मास हमने मालूम किया 180 ग्राम, तकसीम करेंगे तो 0.16 मोल निकल आएंगे। अब दूसरे नंबर पर इन मोल को इस्तेमाल करेंगे और दूसरी कैलकुलेशन करेंगे जो कि मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन कहलाती है। इस मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की तादाद, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की तादाद को मालूम करने के लिए, हम लिखेंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे ग्लूकोज के मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। हम हर जगह एवोगैड्रो का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हमें ये वैल्यू पता है। मोल्स की तादाद हम यहाँ पर मालूम करके आए हैं, वो है 0.16, जबकि एवोगैड्रो नंबर है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस पार्टिकल्स। मैं जब इन दोनों को ज़रब देता हूँ तो मेरे पास इसका जवाब आएगा 0.96 ज़रब 10 की ताकत 23। ये इतने मॉलिक्यूल्स निकल आए हैं। इसको मज़ीद आसान करने के लिए इस नंबर को मैं क्या करता हूँ, मैं अशारिया यहाँ से उठाकर एक हिस्सा दाएं जानिब ले जाता हूँ। जब मैं दाएं जानिब लेके जाऊँगा तो मैं जानता हूँ कि जो ताकत है उसमें से एक हिस्सा मुझे मनफी करना पड़ेगा, तो ये 9.6 ज़रब 10 की ताकत 22 मॉलिक्यूल्स की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। और यही हमारा मुतल्लिका जवाब है जिसको हम मालूम करना चाहते थे। ये हमारे पास क्या निकल आए हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की तादाद। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपने तफसीली जाना कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो तरह के फार्मूलों के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए और ये फार्मूले हम अपने केमिकल कैलकुलेशन वाले टॉपिक के अंदर बड़ी तफसील के साथ समझ कर आए हैं। ये दो फार्मूले कौन कौन से आपने पढ़ा कि एक है मोल मास कैलकुलेशन से मुतल्लिक और दूसरा है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से मुतल्लिक। मोल मास कैलकुलेशन में आपने ये पढ़ा कि अगर आपके पास किसी भी शय का मास दिया गया हो तो उसकी मदद से मोल को कैसे मालूम किया जाता है, और अगर किसी भी शय के मोल्स की तादाद आपको बताई गई हो तो आप उसकी मदद से मास को कैसे मालूम कर सकते हैं। मतलब एक ही फार्मूला को आपने दो तरह से इस्तेमाल करने की तरतीब को समझा। दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा कि मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस क्या होती हैं। इन कैलकुलेशंस के अंदर आपने फिर दो बातें सीखी कि अगर आपको किसी शय के मोल्स की तादाद बताई गई हो तो उनकी मदद से आप उस शय के पार्टिकल्स को कैसे मालूम कर सकते हैं, और अगर किसी शय के पार्टिकल्स आपको बताए गए हों तो उनकी मदद से आप उस शय के मोल्स कैसे मालूम कर सकते हैं। पार्टिकल से मेरी मुराद यहाँ पे एटम्स की तादाद है, आयंस की तादाद है, फार्मूला यूनिट्स की तादाद है। चूँकि ये बात हम बड़ी तफसीली समझ के आए हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ अशिया सिर्फ 3 तरह से ही पाई जाती हैं, जिसमें हम पहले नंबर पर कहते हैं एलिमेंट्स, दूसरे नंबर पर कंपाउंड्स और तीसरे नंबर पर आयनिक कंपाउंड। तो लिहाजा अगर हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो पार्टिकल से मुराद एटम्स की तादाद होगी। अगर हम किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करते हैं तो पार्टिकल से मुराद मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी, और अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो पार्टिकल से मुराद यहाँ पर फार्मूला यूनिट्स की तादाद होगी। तो खैर दो तरह के फार्मूले जिनको आपने तरतीब देकर मज़ीद दो तरह के फार्मूले बनाए, तो आपने कुल मिलाकर 4 फार्मूले सीखे हैं दो तरह की कैलकुलेशंस के अंदर, मोल मास कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के अंदर। तो मोल मास और मोल पार्टिकल दो तरह की कैलकुलेशन में दो दो तरह के फार्मूले, लेकिन असल में बुनियादी तौर पर फार्मूला एक ही था। उसको आपने मज़ीद नया फार्मूला बनाने के लिए इस्तेमाल किया, मोल मास के अंदर भी और मोल पार्टिकल के अंदर भी। मोल मास में आपने ये फार्मूला पढ़ा कि किसी भी शय के मोल्स की तादाद किसके बराबर होती है, शय का दिया गया मास, उसको हम तकसीम करते हैं शय के मोलर मास के ऊपर। और इसी फार्मूले से आपने दूसरा फार्मूला बना लिया
इसी कैलकुलेशन का। और वो कैसे बनाया, आप मोलर मास को मोल्स के साथ ले जाकर जब ज़रब देते हैं तो आपके पास किसी भी शय का दिया गया मास निकल आता है। तो फार्मूला एक, लेकिन तरतीब देकर इसको दो अलहदा चीज़ें मालूम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही फार्मूला याद करेंगे तो मोल मास वाली कैलकुलेशन आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, इसमें भी फार्मूला एक ही था, लेकिन आपने उसको दो तरह से तरतीब देकर इस्तेमाल करना सीखा। फार्मूला कुछ इस तरह से था कि किसी भी शय के मोल्स की तादाद बराबर होती है नंबर ऑफ पार्टिकल, मेरी मुराद है कि पार्टिकल्स की तादाद तकसीम एवोगैड्रोस नंबर। अगर आप इसी फार्मूले को थोड़ा सा तरतीब दें, एवोगैड्रोस को मोल्स की तादाद के साथ ले जाकर ज़रब दे दें, तो आपके पास क्या बाकी बचेंगे, पार्टिकल्स की तादाद। तो फार्मूला यहाँ भी एक ही था, लेकिन आपने उसको तरतीब दिया, और तरतीब इस अंदाज से दिया कि वो भी आप दो मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने आज हल किए हैं या आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हल करेंगे, आप गौर से देखिएगा कि उन तमाम न्यूमेरिकल्स के अंदर हम 90% से ज़्यादा इसी दो फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, और इसी दो फार्मूलों से, चूँकि हम जानते हैं कि दो फार्मूले और निकलते हैं, तो हम इन्हीं 3-4 फार्मूलों का इस्तेमाल करके अपने बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स को भी हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम मज़ीद कुछ ऐसी कैलकुलेशंस भी करेंगे जिनका ताल्लुक मुवाज़ने के साथ होता है, और उसकी मदद से हम अपने बाकी न्यूमेरिकल्स को भी हल करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको तफसीली समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ हल करने से, बार बार कोशिश करने से ही आपको आ सकते हैं। ये रियाजी के सवालों की तरह के होते हैं, जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतने ही आप इनमें अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।